Hi guys, hello, this is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel Law Preparatory and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही important topic को discuss करने वाले हैं. Right, after a very long time we are having these types of session जिसमें हम किसी एक topic को पूरे तरीके से decode करते हुए चलते हैं. And yeah, here we are with the most important topic, right, in this month, for this month, और हो भी सकता है कि ये हमारे current affairs के perspective से करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से रीसेंट मंथ में है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इमर्ज होता हुआ नजर आए बिकॉज इट इज समथिंग जो कि ऑनगोइंग इशू होगा क्योंकि अभी भी इस चीज पर कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है ना. इट्स एन ऑनगोइंग इशू, तो हम देखते हुए चलेंगे. राइट, सो आज का सेशन जो हम करने वाले हैं दैट इज अबाउट दी हमारा जो नेबरिंग नेशन है ऑन दी नॉर्दर्न पार्ट. राइट, नॉर्दर्न आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लगता है. राइट, दैट इज नेपाल, जिसको हमने हमेशा शांति, राइट, एक शांति प्रिय देश, एक हमेशा पीसफुल, एक हमेशा फ्रेंडली, एक अगेन इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव नेशन. राइट, लेकिन आज उसी देश में हमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे कंट्री में जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला उसकी याद दिलाता है. राइट, उसकी याद दिलाता है, बल्कि उससे डेडली, उससे ज्यादा इंटेंसिव या फिर हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी वाला प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला हमारे नेपाल देश में. ठीक है, चलो. So before I start with the session, first let me have a tech check. Let me see am I perfectly audible or not. एक बार ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी को एक बार चेक कर लेते हैं. उसके बाद विदाउट एनी हिंड्रेंस अपन देखते हुए चलेंगे कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमें इस स्पेसिफिक पार्ट में, इस स्पेसिफिक टॉपिक में क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, और हम समझते हुए चलेंगे नेपाल के इस जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में. राइट, चलो चलो. I think seems all fine with the audibility and visibility. So yeah, so here we are, है ना, and let's start with the session और let's see कि हमें इस मेजरली कहानी में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है. पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, कहानी के बारे में समझते हैं कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ, समराइज कर लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में भी क्रोनोलॉजी बनेगी और आपके दिमाग में भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक को लेकर. देखो, देखा जाए तो जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल इज अ वेरी पीसफुल, राइट, इज अ वेरी पीसफुल कंट्री. पीपल आर वेरी गुड, दे वर वेरी फ्रेंडली. राइट, एंड अगेन इट्स अ नेशन जहां पर आपको नेचर ब्यूटी देखने को मिलेगा. इट्स अ नेशन जहां पर आपको बहुत सारा टूरिज्म देखने को मिलेगा. इट्स अ नेशन जहां पर कल्चर जो है वो बहुत डीप रूटेड है. इट्स अ नेशन जहां पर हिंदुइज्म रिलीजन जो है वो बहुत सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला रिलीजन माना जाता है भी. राइट, इट्स अ नेशन जहां पर आपको दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलते हैं. माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा, राइट, एंड देयर आर लॉट ऑफ माउंटेन पीक्स. सो अगेन, तो एक ऐसा देश हमें कुछ हफ्तों पहले जो हमेशा से पीसफुल रहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ, राइट, व्हाट हैपेंड, जिसके चलते कि जो यूथ है नेपाल का वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि सड़कों पे उतरा, और जब सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतरा पीसफुली, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई जिससे 19 लोगों की जान गई. एंड आफ्टर दैट वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया, इतना ज्यादा वायलेंट हो गया कि उन्होंने सीनियर लीडर्स, चाहे वो गवर्नमेंट के सीनियर लीडर्स हो, चाहे वो अपोजिशन के सीनियर लीडर्स हो, उनके घर गए, उनके घर को बेसिकली आपका डिस्ट्रॉय किया, है ना, जला दिया, पब्लिकली असॉल्ट किया, मिसहैंडल किया. राइट, जो अभी कुछ प्रोटेस्ट के पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके और उनके वाइफ दोनों को मिसहैंडल किया गया, है ना. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको हाफ नेकेड, ओनली इन अ व्हाट, ओनली इन कच्छा, राइट, ही इज ओनली इन कच्छा, उनको पूरा पब्लिक सड़क पे लेके आए गए. एंड इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके घर को जब जलाया गया तो उनके घर में उनकी वाइफ थी राजलक्ष्मी, उनकी भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द बर्न इंजरीज. सो देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जेंजी का नेपाल में, इन्होंने पॉलिटिशियंस को टारगेट किया. ये पिक्चर से कुछ कम नजर नहीं आ रहा, है ना. ये अगर हम अनिल कपूर की नायक मूवी को और एक्सटेंड करते ना तो शायद हमें यही देखने को मिलता कि कैसे पब्लिक आउटरेज हो जाती है नेताओं के ऊपर, और
अगेन नेताओं के घर में जाकर डिस्ट्रॉय करना, प्रॉपर्टी लेना, और अगेन दैट इज अबाउट करप्शन के अगेंस्ट, है ना। तो ये नेपाल में ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई ना, वो सिचुएशन क्रिएट होने का वन ऑफ द मेन रीजन करप्शन, सबको पता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। जब आप बोलते हो कि हमारा देश लोकतंत्र है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, द राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द यूथ दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट इन नेपाल, they are basically going out of the country and they are doing some petty jobs and sending money to their parents into their home. हम इंडिया में कई सारे नेपाली लोगों को देखते हैं, एजुकेशन के लोग तो आते ही आते हैं, एजुकेशन के साथ साथ अगेन दे केम फॉर सम पेटी जॉब्स, राइट। एंड उसके साथ साथ प्रॉब्लम तब नहीं होती है ना, अगर देखो सब लोग अगर गरीब है, सबके पास सिर्फ रोटी और अचार है खाने को, वो चलेगा, है ना। इशू कब आता है? इशू तब आता है जब 5 लोग हैं, दे आर जस्ट हैविंग अ व्हाट, दे आर हैविंग अ ब्रेड एंड पिकल, दे आर हैविंग अ रोटी एंड अचार, बट अगेन देयर आर 2-3 पीपल, दे आर हैविंग अ वेरी लैविश मील, बहुत लैविश मील बेसिकली खाते हुए चल रहे हैं, है ना। और ये चीज हमें नेपाल में देखने को मिली कि जो नेपाल के जेंजी पॉपुलेशन है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पर अराउंड अगस्त मंथ में, कुछ महीनों पहले, जून जुलाई अगस्त में। एंड उन्होंने खुद बोला कि जो मेजर सीनियर लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट का पार्ट हो, राइट, मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, द नेपो बेबीज, द नेपो किड्स, दे आर हैविंग अ लेविश लाइफ, दे आर हैविंग द प्राइवेट जेट, and wahi they are having their again holidays in Europe and again some richest region in the world. But नेपाल का यूथ, उनके पास कुछ काम नहीं है, उनके पास अगेन शाम में क्या खाना खाना है उनको यही नहीं पता, इस चीज पे उनको क्लैरिटी नहीं है। और यही एक रीजन था कि हमें नेपाल में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला, इतना ज्यादा हमें प्रोटेस्ट वायलेंट देखने को मिला। एक और रीजन है, नेपाल 2008 तक मोनार्क हुआ करता था, बट 2008 में मोनार्की खत्म हुई और प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट सेटअप किया गया नेपाल के अंदर। बट पॉइंट इस बात का है कि इन 17 सालों में, अगर आप 2008 से कैलकुलेट करोगे तो इन 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री रहे हैं, 15 प्राइम मिनिस्टर, 15 प्राइम मिनिस्टर है इन दीज 17 ईयर्स। किसी भी सरकार ने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, किसी ने भी नहीं, चाहे वो अगेन केपी शर्मा ओली हो, राइट, प्रचंड हो, कोई भी रहा, राइट, आपका सुशील कोइराला रहे हो, किसी ने भी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। एंड दिस शोज कि जब स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है, जब अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, जब कोई गवर्नमेंट टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पा रही है, that shows कि there is a lot of corruption, there is a lot of issue and there is a lot of politics happening in Nepal, जिसकी वजह से नेपाल का डेवलपमेंट रुका हुआ है, नेपाल अंडर डेवलप्ड है। क्लियर? तो अब हम इसी चीज को बेसिकली देखते हुए चलेंगे और पूरे इशू को हम डिकोड करते हुए चलेंगे। अच्छा, ये जो आपको पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, ही वॉज नन अदर देन केपी शर्मा ओली। Now we'll say the former prime minister of what Nepal, a very communist leader. इंडिया की वैसे भी इनसे अच्छी इनसे नहीं बनती थी, है ना। he is in too much in favor of China, ये चाइना की तरफ inclined थे, obviously because he's a communist one, he's a communist leader, right? चलो, before we jump onto the Gen Z protest, first understand Nepal. First, understand the geography of Nepal because that is something which is very much important for your examination perspective. देखो, current context तो आएगा, but background भी पूछा जाएगा, है ना। तो नेपाल के बारे में ज्योग्राफी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना कि नेपाल सिर्फ 2 कंट्रीज से बॉर्डर टच करता है, एक इंडिया एंड अनदर वन चाइना। तो ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में इट टचेस बॉर्डर विद इंडिया and on the what, on the northern side it touches border with China, it touches border with China. Clear? Now here you can simply see that 90% of the Nepal what is a mountain region, जितना भी green in color आपको दिख रहा है ना, it is a mountain region, है ना। लो हिल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। एंड एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करना, this one, this काली रिवर,
राइट, बिकॉज इस काली रिवर के ओरिजिन को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है, इसीलिए राइट, इसीलिए इंडिया और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर इशू भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज लिपू लेक, ठीक है, लिपुधुरिया, लिपुधुरिया एंड लिपू लेक, लिपुधुरिया एंड काला पानी, काला पानी, राइट। तो ये तीन रीजन पर हमें डिस्प्यूट नजर आता है जो कि यहीं पर ही है, राइट, इंडो और चाइना के बीच में। क्लियर? नाउ हियर यू कैन सिंपली सी, राइट, इट टचेस उत्तराखंड आल्सो, इट टचेस व्हाट, यूपी आल्सो, एंड इट टचेस बंगाल आल्सो, वेस्ट बंगाल आल्सो, बिहार एंड बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, डू रिमेंबर दिस, राइट। हियर यू कैन सिंपली सी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट, राइट, दैट इज माउंट एवरेस्ट। क्लियर? नाउ even Lumbini, Lumbini the birthplace of Gautam Buddha, right, Lumbini the birthplace of Gautam Buddha, here you can see on the border of आपका नेपाल, जो कि यूपी से लगता है ना, तो इट्स इन नेपाल बट अगेन यूपी भी टच करता है, सो यू कैन से दैट। नाउ कुछ मेजर रिवर आप देखोगे, कोसी रिवर यहां पर फ्लो करती है, नारायणी रिवर वही रिवर है जो इंडिया में गंधक रिवर बन जाती है, राइट, एंड करनाली रिवर। सो दीज आर फोर मेजर रिवर्स इन नेपाल, काली रिवर, करनाली रिवर, नारायणी रिवर एंड कोसी रिवर। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। बाकी इसको लेकर फैक्ट्स मैंने यहां पर सब क्लब करके रखा हुआ है, सो हियर यू कैन सिंपली सी दैट इज व्हाट, दैट इज कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जो कि चारों तरफ से जमीनों से घिरा हुआ है, वहां पर किसी भी कोस्ट या किसी भी ओशन या किसी भी सी को टच नहीं करता। तो इट इज अ लैंडलॉक्ड हिमालयन कंट्री इन अ साउथ एशिया रीजन, known for its unique culture and geographical diversity। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के बेस पे बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इज इन दी हिल रीजन, बट लो लेवल भी है, आपका वैली रीजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कैपिटल काठमांडू। नेबरिंग नेशन दो, इंडिया को बॉर्डर लगाता है ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट से, एंड चाइना नॉर्दर्न साइड से। ज्योग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स की बात करें, कोसी, नारायणी जो इंडिया में क्या बोला जाता है, गंधक, जो कि यूपी से फ्लो करती है, और अगेन वन ऑफ द नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है आपकी किसकी, गंगा की। देन करनाली, these are the important for irrigation and hydropower। माउंटेन्स की बात करते हैं तो इट कंटेन्स द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, राइट। क्लाइमेट की बात करें तो रेंज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल तराई टू एल्पाइन हिमालयन कंडीशन। सब ट्रॉपिकल तराई का मतलब क्या होता है? सब ट्रॉपिकल तराई का मतलब ये है कि अगेन ग्रीनरी दिखेगी आपको, एंड बट एक हायर लेवल पर, एक ठंडी वाली जगह पर। एंड वही जो एल्पाइन हिमालयन कंडीशन, एल्पाइन का मतलब, एल्पाइन हिमालयन कंडीशंस का मतलब होता है जो क्रिसमस ट्री की शेप में होते हैं ना, राइट, वो ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, राइट, और बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो अगेन यू कैन सिंपली सी कि क्लाइमेट जो कि सब ट्रॉपिकल तराई से एल्पाइन हिमालयन कंडीशन तक वेरी करता है, रेंज करता है। क्लियर? पॉलिटिकल सेटअप की बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप समझना बहुत जरूरी है, वही एक रीजन है जिसके चक्कर में हमें प्रोटेस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। सिस्टम क्या है वहां पर? फेडरल है, जैसे इंडिया इज क्वाजी फेडरल, बट दे आर टोटली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस मीन्स व्हाट, कि वहां पर फेडरलिज्म है ना, वहां पर पावर डिवाइडेड है स्टेट्स और यूनियन के बीच में। दूसरा डेमोक्रेटिक है, दैट मीन्स कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और रिपब्लिक भी है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। तो जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, वैसे ही नेपाल के अंदर भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये कब से है? 2008 से। क्यों? क्योंकि 2008 में मोनार्की को अबॉलिश किया गया था, राइट, मोनार्की को अबॉलिश किया गया था। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, जो कि सेरेमोनियल होता है, सिमिलर टू इंडिया, इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, कमांडर इन चीफ होता है जैसे इंडिया में है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, सेम टू
सेम एज इंडिया। लेजिस्लेचर की बात करें, है ना, तो वहां पर लेजिस्लेचर का क्या है, तो अगेन बाय कैमरल है। तो इंडिया भी जैसे बाय कैमरल है, वहां पर भी बाय कैमरल है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है सिमिलर टू लोकसभा, एंड नेशनल असेंबली है जो कि सिमिलर टू राज्यसभा, सिमिलर टू राज्यसभा। तो दिस इज व्हाट अ ब्रीफ अबाउट नेपाल, है ना। ये कुछ नेपाल के बारे में ब्रीफ है, इसको आपको थोड़ा दिमाग में फिट इन करके रखना है ना। इसको आपको थोड़ा दिमाग में फिट इन करके रखते हुए चलना है। नाउ now now the next one, now what happened finally, हुआ क्या, है ना। what happened, क्या हुआ। कहानी स्टार्ट होती है जेंजी प्रोटेस्ट से। अभी हम पूरी अगर कहानी पे जंप करें, तो अगर अगर आपको पूरी ओरिजिनल कहानी समझनी है कि क्या हुआ, ये कौन प्रोटेस्टर्स हैं और ये क्यों गुस्सा है ना, तो हम पूरी कहानी समझते हुए चलते हैं। इसकी कहानी स्टार्ट होती है कुछ महीने पहले, है ना। एंड व्हाट हैपेंड सम मंथ्स बिफोर, बहुत सारे फेसबुक पेजेस, राइट, बहुत सारे फेसबुक पेजेस पर एक चीज बड़ी कॉमनली पोस्ट होती हुई नजर आ रही थी। एंड स्पेसिफिकली एक फेसबुक पेज था जिसका नाम था नेक्स्ट जनरेशन नेपाल। सो देयर इज वन फेसबुक पेज, एंड उसके साथ साथ अगेन अगेन देयर आर अदर फेसबुक पेजेस आल्सो, बट अगेन एक था नेक्स्ट जनरेशन नेपाल। उसने क्या किया, उसने ना पोस्ट करना स्टार्ट किया कि नेपाल की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, है ना, कि बहुत ज्यादा करप्शन होता हुआ हमें नजर आ रहा है, राइट, हायर ऑफिसेस में। तो नेपाल के अंदर जो फेसबुक पेजेस थे, राइट, सम फेसबुक पेजेस इंक्लूडिंग नेक्स्ट जनरेशन नेपाल, जो कि यूथ जिसमें बहुत ज्यादा आपका फॉलोअर, आप यूथ बहुत ज्यादा आपको फॉलोइंग करते हुए नजर आएगी इस पेज में, नेक्स्ट जनरेशन नेपाल पे। इस पेज पर, फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें पोस्ट हुई हैं। पोस्ट इज अबाउट दी व्हाट, अबाउट दी ग्रिम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ग्रिम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, एंड उसके साथ साथ मैसिव करप्शन इन दी हाई प्लेसेस, कि बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर आपका करप्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हायर पोजीशन पे दिखता हुआ नजर आ रहा है, राइट, ये चीज हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो यंग पीपल थे, राइट, यंग पीपल, टीन्स, जो 20s की एज में है या बिलो 20s है, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, फ्रस्ट्रेशन दिखाया, राइट। तो दे हैव शोन देयर एंगर, दे हैव शोन देयर फ्रस्ट्रेशन, राइट, अबाउट दी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, है ना। और उन्होंने क्लियरली बोला कि जो इम्यूनिटी मिल जाती है पॉलिटिशियन को, हु हैव रन नेपाल बाय टर्न्स सिंस द रिपब्लिक हैज क्रिएटेड इन 2008, मतलब उनके दिमाग में एक चीज और थी कि नेपाल के अंदर इतना करप्शन है कि 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ये 15 के 15 प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस से उनको इम्यूनिटी मिली है। एंड दैट शोज व्हाट, दैट शोज कि अगेन उनके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, है ना, वो कभी भी अकाउंटेबल हेल्ड नहीं किए गए, कभी भी अकाउंटेबल हेल्ड नहीं किए गए। आम जनता का पैसा लेके भागे हैं, जनता जनता के पैसों के साथ उन्होंने करप्शन किया, बट अगेन उन जनता के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है, कहां खर्च नहीं हो रहा। और दूसरा, जिसकी वजह से नेपाल का डेवलपमेंट जो 2008 में था, वो वैसा का वैसा ही स्टेगनेंट है, बल्कि और खराब हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आया, राइट। यूथ के पास कोई स्किल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे कोई काम किया ही नहीं, क्लियर। और यही क्रिटिसिज्म जो था, और ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं यूथ को और परेशान किया, क्योंकि हमारे पास तो कुछ खाने का नहीं है, बट उन्होंने ये देखा कि उन पॉलिटिकल लीडर्स के जो बच्चे हैं, द नेपो बेबीज, द नेपो किड्स, दे आर हैविंग अ लेविश लाइफ। So the criticism targeted the what? Targeted the extravagant lifestyle of a children and what? Of a senior politicians. And expression like nepo babies and nepo kids आपका ऑनलाइन ट्रेंड करना स्टार्ट किया, राइट, ऑनलाइन ट्रेंड करना स्टार्ट किया। कहानी में एक टर्न आता है, तो गुस्सा सब लोग थे, बहुत गुस्सा थे कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर, राइट। पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर डूइंग लॉट ऑफ करप्शन, देयर इज नो स्टेबल गवर्नमेंट, और किसी भी सरकार ने पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया 2008 के बाद। 2008 के पहले तो मुनाफी थी, ठीक ठाक चल रहा था नेपाल, राइट, बट 2008 के बाद जब से फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, नो गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड इट्स टर्म, नो प्राइम मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म, राइट। एंड व्हाट हैपेंड, कहानी में टर्न आता है जब 4th ऑफ सितंबर को केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट जो है, वो एक डायरेक्टिव इशू करती है, और उस डायरेक्टिव में उसने 24 प्लस
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया, राइट, बैन कर दिया। अब यहां पर दो से, पहला, सरकार से जब पूछा गया कि क्यों बैन किया आपने, तो सरकार ने ये बोला कि देखा जाए तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि आपको नेपाल के लॉ से अबाइड करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, राइट। लेकिन ये जो 24 प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, दे हैव फेल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन, जो हमने डेडलाइन सेट करी थी, जिसमें फेसबुक भी था, जिसमें इंस्टाग्राम भी था, जिसमें एक्स भी था, जिसमें अदर सोशल मीडिया, प्रोमिनेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। वहीं जो अगेन जब ये बात आम जनता को पता लगी, तो आम जनता ने बोला कि दिस इज रॉन्ग। हमारे पास एक वही एक प्लेटफॉर्म था जहां पर हम सरकार से सवाल पूछ सकते थे, राइट, सरकार से पूछा जा सकता था उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, हम अपनी वॉइस रेज कर सकते थे, अपोजिशन अपने डिसेंट को रख सकता था। आपने उसी प्लेटफॉर्म को बंद किया, आपने उसी आवाज को बंद कर दिया, है ना। सवाल पूछने वाली जो जगह है, आपने वही उसी चीज को बंद कर दिया कि सरकार से कोई सवाल ना पूछ सके, एंड जिसके चलते जो यूथ था, द जेंजी, राइट, जो यूथ है ना, जिनको जेंजी बोला जाने लगा, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग सड़कों पे उतरे, है ना। तो एक बहुत ही बेसिकली आपके रैपर हैं, वेरी फेमस रैपर, राइट, आपका आपका चला एक बहुत ही प्रोमिनेंट रैपर है, बालेंद्र शाह नहीं, बालेंद्र शाह पर आएंगे, एक बहुत ही प्रोमिनेंट रैपर है जिनका नाम है सुदान गुरुंग, राइट, सुदान गुरुंग। सुदान गुरुंग ने अर्ज किया टू द यूथ ऑफ नेपाल, let's do protest, and let's do peaceful protest, let's not turn violent, let's do very peaceful protest, एक शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे आपकी सरकार के अगेंस्ट। पहुंचे, है ना, सिंह दरबार बोला जाता है, सिंह दरबार इज एक तरीके से इट्स अ प्लेस जहां पर बहुत सारे मिनिस्टर्स की ऑफिसेज हैं, वहां पर पहुंचे, पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे, और पार्लियामेंट के बाहर जब यूथ ने, जेंजी ने प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस ने फायरिंग करी, और उस फायरिंग में 19 किड्स डाइड, 19 लोगों की जान चली गई, एंड मल्टीपल पीपल हु गॉट इंजर्ड, कई सारे लोग इंजर्ड हो गए। और जब उन यूथ को लगा कि यहां तो एक तो करप्शन कर रहे हैं, नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, दूसरा यहां पर कितना ज्यादा हमें एक तो अगेन करप्शन बहुत है, दूसरा आपने डिसेंट की आवाज को दबा दिया, और तीसरा आप हम पे अब अगेन ड्रैकोनियन एक्शन लेते हुए चल रहे हो, एंड इसीलिए दे हैव क्लियरली डिसाइडेड दैट वी विल टर्न आवर प्रोटेस्ट वायलेंट। और उसके बाद यूथ ने, हजारों यूथों ने नेपाल की मेजर मेजर सिटीज में, मेजर मेजर जगहों पर जाना स्टार्ट किया, एंड प्रॉपर्टी को मिसहैंडल किया, वहां के जो मेजर पॉलिटिकल पावर लीडर्स थे, उनके घर में घुसे, उनके घर को जलाना स्टार्ट किया, राइट, उसके उनके घर को जलाना स्टार्ट किया, एंड दैट इज हाउ नेपाल में जो प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट इरप्ट होता हुआ गया। क्लियर। अब यही सेम चीज बांग्लादेश में भी देखने को मिली थी। अब हाँ, बांग्लादेश में जो यूथ था, दे वर नॉट बेसिकली मेजरली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द करप्शन, करप्शन भी वन ऑफ द मेन रीजन था, बट जैसे नेपाल के अंदर सोशल मीडिया बैन जो मेन फेस बना फॉर द प्रोटेस्ट, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर जो मेन फेस था प्रोटेस्ट का, दैट इज रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के जनरेशन को दिया जा रहा था, है ना, फ्रीडम फाइटर्स की जनरेशन को दिया जा रहा था। तो इस वजह से तो वही यहां पर लिखा गया कि कुछ फेसबुक पेजेस जैसे नेक्स्ट जनरेशन, अगेन ये चीज हुई, हमने ये भी देखा क्रिटिसिज्म, नेपो बेबीज एंड नेपो किड्स बढ़ना स्टार्ट हुआ। 4 सितंबर को सरकार जो है वो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द प्रोमिनेंट वन, द फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब, इन सबको बैन कर देती है, क्लियरली स्टेट कर दिया कि दे हैव फेल्ड टू रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटीज बाय अ सर्टेन डेडलाइन, तो एक डेडलाइन तक वो अपना अगेन रजिस्टर नहीं हो पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब डिजिटल बैन हुआ, it took away the primary avenue that Gen Z was using to vent, comment and seek solidarity among themselves and greatly aggravated their anger, right? तो उनका वही कहना था कि भाई जो हम जहां पर हम कमेंट कर सकते थे, सरकार के अगेंस्ट हम कुछ बोल सकते थे, आपने उसी प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया, आपने उसी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, एंड इससे हम बहुत नाखुश हैं, और उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, राइट। आगे, और ये फ्रस्ट्रेशन
बॉयल हुआ 8th ऑफ सितंबर को, जब वो सड़कों पे उतरे, द लार्ज नंबर ऑफ यूथ दे हैव बेसिकली केम ऑन अ रोड, है ना, एंड पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल से उनको रोका। बिकॉज ऑफ दैट अगेन उन्होंने फायरिंग करी यूथ के ऊपर और 19 किड्स दे डाइड, है ना, 19 बच्चों की जान चली गई। और इसी 19 बच्चों के जान के बाद यूथ और ज्यादा वायलेंट हुआ, बहुत ज्यादा क्या हो गया, वायलेंट हुआ। फिर जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, फिर व्हाट हैपेंड फाइनली, तो जेंजी प्रोटेस्टर्स दे हैव उनकी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं थी, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कि ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी लेके चल रही हो या कोई लीडर हो आपके जेंजी प्रोटेस्ट का, नहीं, इट टर्न्ड वायलेंट। वो इतना वायलेंट टर्न हो गया, इतना वायलेंट टर्न हो गया कि कोई स्पेसिफिक डिमांड ही नहीं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। हाँ, कुछ कुछ चीजों पे सब अग्री थे, केपी शर्मा ओली रिजाइन कर रहे, सरकार हटे, सरकार चाहिए ही नहीं है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन सबको भगाओ, चाहिए ही नहीं है, राइट। तो अभी सिचुएशन नेपाल के अंदर ऐसी बनी हुई है कि अगेन नेपाल एनार्की में है। एनार्की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कंट्री में कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। एवरीवन कैन डू, मतलब एवरीवन हैज अ लिबर्टी टू डू एनीथिंग, इलीगल लीगल एनीथिंग, तो प्रॉपर तरीके से एनआरकी बना हुआ, बिकॉज देयर इज नो सच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और अथॉरिटी जो कि पूरे नेपाल को कंट्रोल करेगी, किसी नेशन को कंट्रोल करेगी, है ही नहीं, है ना। तो जेंजी प्रोटेस्ट अगेन एंगेज बाय द रिप्रेसिव एक्शन ऑफ द केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट, है ना, उनकी रिजीम की रिप्रेसिव रिजीम के अगेंस्ट उन्होंने बहुत परेशान थे, जिससे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाया, राइट, ऑफिस ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उनको जला दिया, उनके घरों को जलाया, उनके ऑफिस को जलाया, राइट, इंक्लूडिंग सेवरल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स उनके घरों में भी घुस गए, और एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ थी राजलक्ष्मी, उनको भी बेसिकली जला दिया गया। अब अगेन उसका कहना है कि वो गलती से वो घर में थी, पता नहीं लग पाया, एंड फायर इग्नाइट हुई एंड बर्न इंजरीज हुई, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। सो दिस इज द न्यूज टिल 9th ऑफ सितंबर। फिर और ये चीज देखे, एक दिन बाद जब 19 बच्चों की जान गई, 8th ऑफ सितंबर को जब पुलिस ने 19 बच्चों को मार दिया फायरिंग के चलते काठमांडू में, तो नेपाल की जो कैपिटल थी इट गॉट इनगल्फ इन फ्लेम्स एंड द कंट्री हैव अपीयर्ड हैव नो गवर्नमेंट लेफ्ट, कोई सरकार नहीं है, क्योंकि केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया, और जो प्रेसिडेंट हैं, राइट, रामचंद्र पोदल, कई न्यूज आई कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर बाद में अभी रिसेंटली ये समझ में आया है कि अभी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने बेसिकली मना किया कि नहीं अभी मैंने डिजाइन बिल्कुल नहीं किया है ना। तो जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पोडाल, वो भी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है, नहीं पता वो कहां पर है, राइट, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। केपी शर्मा ओली का भी नहीं पता कहां पर है, राइट, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्मी, आर्मी के प्रोटेक्शन में है वो, आर्मी के प्रोटेक्शन में है। कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे पॉलिटिशियंस, उन पर अटैक किया गया, राइट, एंड दे वर इंजर्ड बाय द प्रोटेस्टर्स who defied a curfew and roamed the street of Kathmandu, some other cities in Nepal. मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ा, ओली की कैबिनेट एंड मोस्ट अदर्स हु वर टारगेटेड, ठीक है। तो जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको रेस्क्यू करना पड़ा, कई तो पिटे हैं सड़कों पर, नंगा कर करके मारा है, फैक्ट है, रियलिटी है, वीडियोस कई लीक हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप चड्डी में लेके आ गए यार, राइट, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन नेपाल। तो अगेन अगर देखा जाए तो यूथ ने, है ना, जो किया प्रोटेस्ट करना, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत गलत होता है। प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके देश के साथ गलत हो रहा है, आपके फ्यूचर के साथ गलत हो रहा है, राइट, अगर कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट अगेन दिस इज अ वे टू डू प्रोटेस्ट। तो दिस शोज कि अगेन नेपाल कितना फ्रस्ट्रेटेड था, नेपाल का यूथ कितना फ्रस्ट्रेटेड था। नेपाल में सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपके अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, ऊपर से आपने सोशल मीडिया जो जेंजी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम भी है ना, सोशल मीडिया, उसको आपने बैन करना स्टार्ट किया, राइट। बाद में फिर सरकार को रिवोक भी किया 8 सितंबर को, लेकिन अगेन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी, 19 लोगों की जान चली गई थी, और उन्होंने सिर्फ जो सोशल मीडिया का बैन था उसने सिर्फ फायर को इग्नाइट किया, बल्कि मेजर रीजन करप्शन, नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी था, एंड नो स्टेबल गवर्नमेंट, राइट, ये चीज ना। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अब नेपाल का चार्ज कौन लेके बैठा हुआ है, नाउ हु इज इन चार्ज ऑफ द नेपाल,
राइट। तो पॉइंट इज देयर इज नो क्लियर वे फॉरवर्ड, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन नेपाल का इंचार्ज होगा। इट कैन बी बालेंद्र शाह। तो बालेंद्र शाह का नाम बहुत आ रहा है, अ यूथ आइकॉन, राइट, 35 ईयर ओल्ड, अ मेयर ऑफ काठमांडू, टाइम्स मैगजीन में टॉप 100 मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज में आए टाइम मैगजीन में, राइट। एक ऐसे देश जो कि अगेन इतना ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, इतना बड़ा ना इकोनॉमिकली ना डिफेंस में, और वहां से एक इंसान इतना ज्यादा आपका, वो भी इतनी यंग एज में टाइम मैगजीन में टॉप 100 में आ रहे हैं, इट्स अ वेरी बिगर थिंग। एंड सिविल इंजीनियर टर्न्ड आपका रैपर, राइट, स्टडीड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स इन कर्नाटका, राइट। वहां से फिर वो उन्होंने रैपिंग करियर स्टार्ट किया, रैप किया। उसके बाद काठमांडू, अभी तक की नेपाल की हिस्ट्री में, अभी तक की हिस्ट्री में काठमांडू में किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं जीता था, एंड ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ नेपाल कि काठमांडू के मेयर इलेक्शन में उन्होंने निर्दलीय इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता, राइट। सो अगेन पॉलिटिकली वेरी एक्टिव आपका लीडर, पॉलिटिकली वेरी एक्टिव लीडर बीरेंद्र शाह, राइट। बालेंद्र शाह, नॉट बीरेंद्र, बालेंद्र शाह। तो बालेंद्र शाह को ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद हो सकते हैं नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो नहीं, तो मोनार्की को वापस आना चाहिए। तो जो अगेन जो 2008 में मोनार्क थे किंग गजेंद्र, वो वापस से आपके क्या बनेंगे, वो शायद हो सकता है वापस से पावर में आए, है ना, उनको पावर में लाया जाए, राइट। तो देर इज नो सच क्लैरिटी कि अभी क्या है, लेकिन हाँ इंटरिम गवर्नमेंट जरूर बनेगी नेपाल के अंदर, आज नहीं तो कल बनेगी नेपाल के अंदर। तो भैया देर इज नो क्लियर वे फॉरवर्ड वाज विजिबल टिल नाउ। देयर वर डिमांड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो डिमांड वही है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए, और बहुत सारे एमपीज ने रिजाइन करना भी स्टार्ट कर दिया। लॉट ऑफ एमपीज, अपोजिशन पार्टीज के एमपीज ने भी रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है। जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो हुई है ना, deepen a what pointed to a further deepening the constitutional crisis बढ़ते हुए जाएंगे, potentially the collapse of current system and constitution। आर्मी चीफ जो है, आर्मी चीफ हो सकता है शायद मिलिट्री coup भी हो जाए, मिलिट्री रिजीम, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है ना पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो एक ये भी चांस बन सकता है कि आर्मी जो है वो एक तरीके से सरकार को या देश को हैंडल करे। तो आर्मी चीफ जनरल जो है अशोक राज सिंहदिल, उन्होंने बेसिकली अपील किया है लोगों से कि प्लीज बी काम एंड बिलीव टू हैव अर्ज्ड पॉलिटिशियन, इवन पॉलिटिशियंस को भी उन्होंने अर्ज किया, इंक्लूडिंग काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह बेसिकली, कि वो मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ हमें मूव करना चाहिए, नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ हमें मूव करना चाहिए, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट, इंडिया सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, है ना। मेन तो हमें ये समझना है, बिकॉज इंडिया इज अ नेबरिंग नेशन वेरी क्लोज टू अगेन नेपाल। तो सबसे पहले तो इंडिया ने ट्रेवल एडवाइजरी इशू कर दिया कि भाई अभी फॉर द टाइम बीइंग नेपाल मत ट्रेवल करो। ट्रेवल अगर आपको करना है आप कर सकते हो, आपको अगर जाना है, बट अगेन ट्रेवल एडवाइजरी, इट्स नॉट सेफ टू ट्रेवल राइट नाउ, तो अभी ट्रेवल मत करिए। एंड इवन जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू को लेकर भी बात की जा रही है कि इंडियंस को रेस्क्यू किया जाए, और ये भी बोला गया कि आप कोशिश करो कि घर से बाहर ना निकलो, है ना, क्योंकि आम जनता को टारगेट नहीं कर रहे, कोई एंटी इंडियन स्टांस तो नहीं है वहां पर, वो पॉलिटिकल आपका मूवमेंट चल रहा है। तो अगेन लेट नॉट इन्वॉल्व इन दीज इंटरनल आपका सिचुएशंस। तो वहां पर आपको नहीं इन्वॉल्व होना है, घर में रहिए, आपके घर में रहोगे, सेफ रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़कों पर उतरोगे तो हो सकता है शायद आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो, और वहां पर शायद आपकी जान को या आपके फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं। वैसे एज सच नेपाल में एंटी इंडियन स्टांस नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए सही है या गलत, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सरकार थी, राइट, द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, द लेफ्ट गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट, दे वर नॉट इन टू मच इन फेवर ऑफ इंडिया। वो इंडिया के इतने ज्यादा फेवर में नहीं थे, इंडिया के इतने क्लोज नहीं होना चाहते थे, बल्कि वो चाइना के ज्यादा क्लोज होना चाहते थे। तो ये देखा जाए, क्योंकि इंडिया इनिशियली was close to monarchy, है ना, मोनार्की के बहुत क्लोज थे, लेकिन मोनार्की कोलैप्स हो गई। मोनार्की कोलैप्स हुई 2008 में, अबॉलिश हुई। उसके बाद गवर्नमेंट आई, नेपाली कांग्रेस आई, नेपाली कांग्रेस से अगेन इंडिया की एज सच नहीं बनी, कहीं ना कहीं खटास आई। और उसके बाद जब माओइज्म आपका बढ़ता हुआ नजर आया नेपाल के अंदर, तब और ज्यादा एंटी इंडिया स्टांसेस हमें देखने को मिले। तो वही यहां पर देखने को मिल रहा है, इंडिया विल बी डीपली कंसर्न्ड, राइट, वो बहुत कंसर्न है, क्योंकि नेक्स्ट डे नेबर उसका बर्न होता हुआ नजर आ रहा है। और अगेन क्योंकि यही सिचुएशन हमें
नेबरहुड में बहुत देखने को मिली, राइट? आपका बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला, 1 साल पहले श्रीलंका के अंदर हमें देखने को मिला था जब राजपक्षे, राइट, ब्रदर को महिंद्रा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे उनके अगेंस्ट जब ये चीज हमें देखने को मिली थी, है ना? तो श्रीलंका के अंदर देखने को मिला। म्यांमार के अंदर बेसिकली कितना ज्यादा हमें प्रोटेस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है मिलिट्री कू के अगेंस्ट, और अगेन वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं जो मिलिट्री कू नहीं चाहते, तो वो भी होता हुआ चल रहा है, राइट? तो अगेन नेक्स्ट डे नेबर्स जो चल रहा है उसको लेकर इंडिया इज वेरी मच कंसर्न, बट इट विल फाइंड इटसेल्फ फेसिंग अ डेलिकेट सिचुएशन। इंडिया खुद एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि इट्स सीन एज बीइंग अलाइंड मोर क्लोजली विद सम साइड्स ऑफ नेपाल बॉडी पॉलिटिक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया कुछ नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्लोज था। ऐसा नहीं है कि नहीं क्लोज था, है ना? क्लोज था, लेकिन इंडिया ने लॉस्ट कर दिया था अपना ट्रेडिशनल गुडविल विद दी मोनार्की एंड नेपाली कांग्रेस। तो जैसे ही नेपाली कांग्रेस और मोनार्की खत्म हुई, इंडिया की जो गुडविल थी ना वो नेपाल के अंदर डिक्लाइन होती हुई गई, जिसके चक्कर में इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू अबॉलिश दी मोनार्की एंड ब्रिंगिंग माओइस्ट टू द सेंट्रल स्टेज ऑफ नेपाल पॉलिटिक्स। तो जब कम्युनिज्म और माओइज्म जब नेपाल के अंदर आया तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपना ट्रेडिशनल पार्टनर खो दिया था। अब हो सकता है कि शायद जो गवर्नमेंट आए वो इंडिया के फेवर में हो, प्रो इंडिया हो, और ऐसा गवर्नमेंट का भी कहना है, मतलब जो फॉर्मर गवर्नमेंट केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट, उनका ये कहना है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इस नेपाल में जो भी डिसरप्शन क्रिएट हुआ, है ना? नेपाल में जो डिसरप्शन क्रिएट हुआ, ये उनका कहना है कि इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, राइट? इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेट्स सी, वैसे लगता नहीं है कि इंडिया का इतना बड़ा हाथ है, लेकिन हाँ, लेकिन अब इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमें जितने भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो भी यूथ के द्वारा, वो हमें मेजरली कहां देखने को मिल रहे हैं? साउथ एशिया में। आप देखो, बांग्लादेश में देखने को मिला, श्रीलंका में देखने को मिला, राइट? म्यांमार में देखने को मिल रहा है, नेपाल में हमें देखने को मिला। क्यों? उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है क्योंकि साउथ एशिया इट इज अ रीजन इन द वर्ल्ड जहां पर अभी सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। क्लियर? चलो, सो गाइस, दिस इज व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि किन पे अटैक किया, किन पे अटैक नहीं किया, है ना? कुछ लोगों के बस नाम याद रखने, बट अगेन दिस इज व्हाट द न्यूज टिल नाउ, टिल द 10th ऑफ सितंबर, है ना? नेपाल को लेकर अगर कोई एडवांसमेंट होता है या फिर कुछ भी आपका इंटरेस्टिंग फसाट, हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिलती है, सो विल अपडेट, विल कम अप विद अ सेशन जिसमें हम अपडेट करते हुए चलेंगे। सो गाइस, दैट्स इट। बट हाँ, इतना याद रखिए कि अगर इस टॉपिक को पूरे पर्सपेक्टिव से कवर करना है, होली कवर करना है, सो अगेन आपको बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को भी कवर करना पड़ेगा, है ना? आपको श्रीलंका के प्रोटेस्ट को भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। नॉट इन डेप्थ, बट अगेन ब्रीफ आइडिया आपको रखना पड़ेगा बांग्लादेश के बारे में और आपका श्रीलंका के बारे में। एंड इवन साउथ ईस्ट एशिया में हमें इंडोनेशिया में भी प्रोटेस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अगेन पॉलिटिकल अनरेस्ट है ना? वो भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है जो इंडोनेशिया में हमें देखने को मिला। क्लियर? तो इन प्रोटेस्ट को आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। बाकी अपन मिलते रहेंगे अपकमिंग सेशंस में, ऐसे सेशन जरूर आते रहेंगे। सो इफ यू लव दिस सेशन, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, have fun and enjoy the day. And do remember, if you have any doubt regarding this specific topic, just do write it on the comment section. We'll make sure of that कि हर डाउट आपके क्लियर होते हुए चले। ठीक है? चलो, बाय बाय, have fun and enjoy the day. Bye bye guys, bye bye. ओके, अच्छा एक चीज और, राइट, वन मोर थिंग, क्या आई जस्ट फेल टू अनाउंस दैट ये जो आपको पीपीटी है, ये बैकग्राउंड, ये पीपीटी आपको जो मिल जाएगी वो मिलेगी यहाँ पर पीडीएफ बेसिकली टाइटन्स 786। तो इट्स ए टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो @Titan 786, राइट? इफ यू ज्वाइन दिस ग्रुप ना, यू विल गेट अ पीडीएफ, व्हाट द पीडीएफ रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक सेशन। इस स्पेसिफिक सेशन की पीडीएफ आपको मिलती हुई नजर आएगी। चलो, बाय बाय गाइस, बाय बाय।